चित्रकारी वाले क्षेत्र गोल से दिखाए गए नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र बीच में बिंदी और नक्काशी वाले क्षेत्र काले रंग से। राज्यों की राजधानी गोल से, अन्य महत्वपूर्ण शहर गोल थोड़े चपटे वाले से। गिलगिट, कारगिल, लेह, श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़। पाकिस्तान सिंधु नदी, चीन, तिब्बत, अल्मोड़ा, यमुना नदी दिल्ली, आगरा, जयपुर, चंबल नदी ग्वालियर, पहाड़गढ़, बेतवा नदी कोटा, भानपुरा, केन नदी सागर, सोन नदी मिर्जापुर, इलाहाबाद, गंगा नदी लखनऊ, नेपाल, गंगाटोक, तिब्बत, ईटानगर, दिसपुर, शिलोंग, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, एंजोल, कोलकाता, रांची, पटना, वाराणसी, मिर्जापुर, रायगढ़, भुवनेश्वर, महानदी और पंचमढ़ी, भोपाल, भानपुरा के बाद उज्जैन, नर्मदा, गांधीनगर, दीव, दमन, जियो एंड डी, दादर नागर हवेली और मुंबई। पंचमढ़ी, महानदी, रायगढ़, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कृष्णा नदी, पणजी, त्रिभंग नदी, बेल्लौरी, तिरुपति, बेंगलुरु, चेन्नई, वेलट्टवलम, पुदुचेरी, इडक्कल की गुफाएं, सुल्तान बैटरी, लक्षद्वीप, तेनमाला, मुन्नार, तिरुवनंतपुरम, पेरुकम्बा द विला, श्रीलंका, माहो आओ, डोरो, वागखंडे, कोलंबो। इधर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से प्रदर्शित किया गया है। प्रागैतिहासिक स्थलों का मानचित्र दिखाई गई है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहास पर हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तकों या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय न तो कागज था न ही कोई भाषा या लिखित प्राच्य इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल पर हिस्टोरिकल टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थानों को खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्य तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीजों से प्राप्त जानकारियों को तत्कालिक मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा और आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिकांश रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजामर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख करने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज यानी पुरानी पत्थर काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारी दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि
भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस कला की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवार उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनके गतिविधियों के दृश्यों चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग और आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृति और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पाषाणकाल अपल पैलियोथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867 से 68 में पूरा विद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई। अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। काकबर्न, एडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैल श्रेणियों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार की शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृति। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्र में एक लंबे थुथुन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामिति, डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहां सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। कश्मीर के ये चित्र पत्थरों पे दिखाई गई है। हाथ डाले नृत्य करते हुए लोगों लखुडियार उत्तराखंड का दृश्य दिखाई गई है। लहरदार लखुडियार उत्तराखंड का दृश्य ये लहरदार लखुडिया में दिखाई गई दृश्य है। भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट के चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थानों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 अर्थात कुपुगुल्लू, पिकलीहाल और टोककोटा अधिक प्रसिद्ध है। यह 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफेद पृष्ठ पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परिवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक इतिहास काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांभर, चिंकरा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलाकृत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पति के बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप पुरुषों को स्त्रियों को भागा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखला पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी है और वहाँ ऐसे जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुत यात्रा है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश यानी चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंडी और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा है अत्यंत
दार्शनिक स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 800 शैलाश्रय शेल्टर मौजूद हैं। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1997 से 98 में DVA वाकवणकर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकवणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकारी, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म भेष, मुखौटा लगाने जैसे अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र प्रदर्शित शामिल हैं। भीमबेटका की कला को शैली, तकनीकी और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कला है उत्तर, ये चित्र में दिखाई गई है गुफा द्वार भीमबेटका मध्य प्रदेश का है। ये गुफा द्वार भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, दिखाई गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चित्रकार इस चित्र में क्या दर्शाना चाहता है? ये पशुओं के कुछ दृश्य दिखाई गई है। उत्तर पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा ताम्र पाषाण युग। इन तीनों काल विधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक काल विधियां आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। उत्तर पूरा पाषाण युग और अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स। उत्तर पूरा पाषाण युग के चित्रकारी हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघ, गैंडों और सुअर के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र, वाश पेंटिंग हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। मध्य पाषाण युग में जो लिथिक पीरियड्स दूसरी काल विधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषय की संख्या कई गुना बढ़ गई है, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों की प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानव को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पंछियों को भी चित्रित किया गया। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य का पीछा करते हुए दिखाया गया और कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्य में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्य को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोग चित्र में
प्रदर्शित केवल एक जानवर का चित्रांकन भीमबेटका में दर्शाई गई है। भीमबेटका का दृश्य ये प्रदर्शित किया गया है को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में उंगलियों के सिरों के बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते हैं, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफेद और लाल उनको अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हीरमच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसे बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने हुए ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा, पानी को मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार है। यह समझा जाता है कि वे रंग अब तक इसीलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रक्रिया के इन्हें अस्थायी बना दिया। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतर छतों पर बनाए। कुछ चित्रों तो ऐसे गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुदूर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाश्रयों की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकाल मानव ने चट्टानों में ऐसे अब असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप से प्रस्तुत किए गए, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबेदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप में मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को ये दृश्य जंगली जानवरों का शिकार भीमबेटका में दृश्य दिखाई गई हैं। ये जानवरों की आकृति व्यक्ति के आकार से इतना बड़ा क्यों है? लोगों को इसमें शिकार का दृश्य दिखाई गई है। ये व्यक्तियों द्वारा शिकार करते हुए दृश्य दिखाई गई हैं। लोगों को मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुत लता में पाए जाते हैं। यह ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोग एक समूह भैंसों को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। ये कुछ व्यक्ति घायल का दृश्य नीचे पड़े दिखाए। नृत्य का दृश्य
ये डांस की कला दिखाई गई है। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई है। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में दोहराया गया नृत्य का एक यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुडियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। इन अन्य दृश्यों में एक जानवर की मौत की पीड़ा से तड़पते आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्ण करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्य में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहां अकेले जानवर के चित्र बनाए गए हैं उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उसी पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए थे। इन प्रायक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तात्कालिक मनुष्य, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया है। अभ्यास प्रश्न के लिए दिखाई गई है अफगानिस्तान, पेशावर, श्रीनगर, गुलमा, मांदा, रहमान ढेरी, नगर कटपालो, हड़प्पा, धेड़ी, रोपड़, भागवानपुरा, हुलसा, बनवाली नेपाल, बालू आलमगीरपुर, सिसोवाला दिल्ली, कालीबंगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हुदड़ो भारत, कांगेनदोर, सखोताखो अमरी, कराची, सुरकोटद, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, भगता राव, दाइमाबाद, कोलकाता, मुंबई, अरब सागर, चेन्नई, बंगाल की खाड़ी। प्राचीन नगर गोल वाले से दिखाए गए हैं, आधुनिक नगर चारकोन वाले से दिखाए गए हैं। सिंधु घाटी स्थानों का मानचित्र प्रदर्शित किया गया है। ये गोल वाले और चारकोन वाले दिखाए गए हैं।